अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और शुरू करता हूँ आज के हमारे इस वीडियो से जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे कौन से हलाल स्टॉक्स है जो फ़िलहाल एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में है एंड जिनको कि हमें ऑब्ज़र्व करते रहना चाहिए फॉर दी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स। ठीक है। तो निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 50 डेमा के आसपास कहीं ना कहीं रिसेंटली इसने सपोर्ट लिया है। लास्ट वीक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आया था जिसकी वजह से निफ्टी ने जो वीकली क्लोज है काफ़ी स्ट्रॉन्ग वीकली क्लोज दिया था, जहाँ से एक समझ में आ रहा था कि जो रेंज बाउंड जो मूवमेंट चल रही थी एक रेंज के अंदर, जैसे कि आप देख सकते हो इन कई हफ्तों में जो रेंज बाउंड मूवमेंट थी उसको कहीं ना कहीं निफ्टी ने ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव दिया था लास्ट वीक। लेकिन इस वीक शुरू से ही काफ़ी प्रेशर रहा निफ्टी के ऊपर ओवरऑल मार्केट में। एंड अगर आप देखोगे तो 50 डेमा का जो ये लाइन है, जो ग्रीन लाइन आपको दिख रहा है, 50 डेमा का जो सपोर्ट आपको दिख रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट आके रुकता हुआ दिखा और वहाँ पे कहीं ना कहीं से जो सेलिंग प्रेशर था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अब रिड्यूस होता हुआ दिखेगा। बिकॉज अगर आप कैंडल स्टिक्स भी देखो तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक इनडिसिसिवनेस दिख रहा है। जो फ्राइडे का हमारा कैंडल था वो बायर्स भी थे और सेलर्स भी थे, दोनों की तरफ से मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की गई और एक इनडिसीजन बहुत हद तक यहाँ पर देखा गया फ्राइडे वाले दिन। सो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट वीक कैसा जाता है और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए। सो सबसे पहले ये बता दूं कि मैं यहाँ पर आपसे ये नहीं कह रहा कि आप इन्हीं स्टॉक्स को खरीदें या सेलिंग करें। हम निफ्टी रजिस्टर सॉरी हम से भी रजिस्टर्ड नहीं है। सो हमें ऐसा कोई आधिकारिक तौर से कोई स्टॉक की जो कहते हैं कि एडवाइस देना या बताना कि आप ये खरीदो या ये बेचो, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो भी आपको बता रहे हैं ये सिर्फ एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, जो हमने सीखा है सेल्फ स्टडीज से और जो हमें लगा कि शायद हमने शेयर करना चाहिए। तो बस एक नॉलेज नॉलेज शेयरिंग का सेशन आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ये ऐसा नहीं है कि बस इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है और आपने जो अपनी मेहनत से जो पैसे आपने कमाए हैं या जमाए हैं वो इसमें लगा देने। हो सकता है आप अगर इसमें पैसे लगाओगे तो आपका नुकसान भी हो सकता है। हम जो भी चीज़ें करते हैं हम हमारे रिस्क मैनेजमेंट को पूरा कैलकुलेट करके फिर डिसीजंस लेते हैं। हम नहीं चाहते कि आप भी उस तरह से हमें कॉपी करें और जिसमें आपका नुकसान भी हो सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो वीडियो है ये इंटायरली एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। इसमें हम आपको कहीं पर भी कोई भी रिकमेंडेशन किसी स्टॉक की नहीं दे रहे हैं। सो ठीक है, देखते हैं हमारा पहला स्टॉक जो कि है PGEL, जो हमने वॉच लिस्ट में रखा हुआ है। अब PGEL में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा मोमेंटम था स्टॉक के अंदर। और रिसेंटली जब ये दिसंबर के आसपास इसने अपना टॉप बनाया था, वहाँ से ये स्टॉक तकरीबन 40 to 45% गिरा था। फिर से इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और रिसेंटली इसके नंबर्स भी अच्छे आए। अगर आप यहाँ से देखोगे इन क्वार्टर्स के जो नंबर थे स्टॉक के, तो वो नेगेटिव में आ रहे थे। मतलब उनका जो सेल्स ग्रोथ थी वो प्रोस्पेक्ट उतना कुछ अच्छा था नहीं। तो सिमिलरली वो आपके नंबर्स में आपके चार्ट के जो ट्रेजेक्टरी है उसमें भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखा यहाँ पर। अब जो है तो इसके नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं, रिज़ल्ट क्वार्टरली रिज़ल्ट इसका अच्छा आया है और उसकी बुनियाद पे यहाँ से स्टॉक फिर से ऊपर भी जाने लगा है। अगर अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये प्रीवियस हाई के आसपास आके कहीं ना कहीं रेस्टिंग कर रहा है स्टॉक। जो प्रीवियस गेंस इसने किए हैं उनको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से कोई ब्रेकआउट आता है तो देर विल बी चांसेस कि ये एक ऊपर की ट्रेजेक्टरी में जाए। अदरवाइज अगर सपोज कि यहाँ से जो ये जो सप्लाई जोन है जिसको मैं कहूँगा कि यहाँ पर जिन्होंने बाय किया होगा तो ऑब्वियसली वो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। तो या फिर
कोई शॉर्ट सेलर्स होंगे वो देख रहे होंगे कि यार ये यहाँ पर एक हाई बना था, उसके बाद अब बहुत मुश्किल है इस रीजन को क्रॉस करके ऊपर जाना। तो हो सकता है कि कोई लोग यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस भी बनाएं। तो दोनों भी चीज़ें पॉसिबल है। हमें बस ये देखना है कि ऑड्स किसके फेवर में ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता हुआ दिखता है तो देर कुड बी चांसेस कि ये जो स्टॉक है अपनी जो इस तरह की जो जर्नी है अपसाइड वाली, ये कंटिन्यू करता दिखे। ठीक है, तो ये था आपका पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। देन द नेक्स्ट इज़ गेल। गेल को मैंने लास्ट वीक के वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक इनडिसीजन कह लो या एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, क्योंकि स्टॉक जो है अभी अपने प्रीवियस गेन्स को कहीं न कहीं डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ओवरऑल निफ्टी एनर्जी और निफ्टी के बीच का जो कनेक्शन है, लास्ट वीक की अगर आपने वीडियो में वो देखा होगा, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि निफ्टी एनर्जी जो है वो फिलहाल साइडवेज में, जिस तरह से गेल आपको दिख रहा है ना, सिमिलरली निफ्टी एनर्जी वर्सेस निफ्टी का भी स्टॉक अगर आप लगाओगे, चार्ट अगर आप लगाओगे, तो आपको ये इनडिसीजन देखने को मिलेगा। मैं शायद यहाँ से मेरे वॉच लिस्ट में होगा वो सेक्टर इंडाइसिस में, सेक्टर इंडाइसिस में वॉच लिस्ट में हो सकता है निफ्टी एनर्जी वर्सेस निफ्टी। जी हाँ, ये रहा वो। तो निफ्टी एनर्जी की वैल्यू को हमने निफ्टी की वैल्यू से डिवाइड कर लिया है। तो यहाँ पर इस तरह का एक सेटअप देखने को मिलता है। रीज़न बीइंग के कहीं ना कहीं फ्यूल प्राइसेस काफ़ी कांस्टेंट है थ्रू आउट इंडिया बिकॉज ऑफ इलेक्शन। और न्यू एनर्जी का जो कंसेप्ट है, तो वो इलेक्शन टाइम में उसके ऊपर फ़िलहाल थोड़ा-सा ब्रेक लगा हुआ है। लेकिन अगर इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं, तो उसके बाद देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि फ्यूल प्राइसेस फिर से बढ़ना शुरू हो जाए। तो अब तक जो हमारी एनर्जी कंपनीज़ थी, जो कि खुद लॉस झेल कर सस्ते में पेट्रोल दे रही है पब्लिक को, तो हो सकता है कि वो फिर से पेट्रोल के और डीज़ल के भाव बढ़ाना शुरू कर दे, जिसकी वजह से उनके मुनाफे बढ़ने शुरू हो जाए। तो हो सकता है कि रिज़ल्ट के बाद ये जो एनर्जी स्टॉक्स है ये ऊपर जाने की गुंजाइश होगी। नॉट नेसेसरीली कि ऐसा ही होगा, बट एक अजम्पशन है इस पूरे सेटअप को देखते हुए। तो गेल उसमें मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। गेल सबसे पहले तो एनर्जी सेक्टर में बहुत स्टॉक्स है जो हलाल नहीं होते, और जो चुनिंदा स्टॉक्स है उसमें से मुझे गेल का सेटअप अच्छा लगा, जो कि हलाल स्टॉक भी है और जिसका सेटअप भी कहीं ना कहीं उसके निफ्टी एनर्जी वर्सेस निफ्टी के सेटअप से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट आता है तो देयर कुड भी चांसेस कि ये गेल जो है अपनी मूवमेंट फिर से कंटिन्यू करे। गेल की खासियत है कि एक बार ये मूवमेंट में आ जाता है तो ये वन साइडेड रैलीज जनरली आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एच एफ सी एल। एच एफ सी एल का स्टॉक, ये इससे पहले भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आई मीन नॉट इन दिस चैनल, बट हमारा जो एक स्टॉक्स ऑफ इंडिया करके जो दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ये चैनल जो है फ़िलहाल, ये फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ हलाल स्टॉक्स के लिए है। स्टॉक्स ऑफ इंडिया पे भी मैं हलाल स्टॉक्स ही डिस्कस करता हूँ, बट वहाँ पे मैं मिक्स्ड ऑडियंस है, इसलिए मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता कि वो हलाल है या नहीं है। बट यहाँ पर चूँकि मैंने सिर्फ जो जो ऑडियंस को मैं टारगेट कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि ये इसलिए है वॉच लिस्ट में क्योंकि ये हलाल है, और यहाँ पर एक सेटअप मुझे बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का ये बेस इसमें बना है, इससे पहले भी बना था, और उसके बाद ब्रेकआउट आने पर कुछ इस तरह से रैली आई थी। तो अभी देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट होता है। कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो रेडार पर है, जहाँ पे बहुत गुंजाइश है कि अगर हिट होते हैं, जो कि बाइंग पॉइंट से काफ़ी करीब है हमारे। सो हमारे बाइंग पॉइंट से, नॉट नेसेसरीली कि आप भी इसको खरीदो, बट मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये डिसीजन लेने में हमें काफ़ी आसानी होने वाली है। हमारे हद तक का जो डिसीजन है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो मिंडा कॉप है, मिंडा कॉप भी कंसोलिडेट कर रहा था, और जैसे कि आप देख सकते हो कि पिछली बार भी इसने जब भी कंसोलिडेशन के बाद बाहर निकला था तो एक अच्छी खासी रैली दी थी।
होप के इस बार भी ऐसा ही कुछ कंसोलिडेशन हो और रैली आ जाए, बिकॉज़ सप्लाई जो है वो काफ़ी डिमिनिश होता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर 50 डेज़ की जो एवरेज लाइन है, अब रिसेंट जो बार्स बन रहे हैं ये रीजन में जो भी वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो काफ़ी कम है। और ख़ास तौर से जब नीचे वाली साइड की जो वॉल्यूम्स है, जब स्टॉक एक गिरता है कह लो, या फिर इनडिसिसिव रहता है, तो तब वॉल्यूम काफ़ी कम आ रहे हैं। और जब भी बढ़ने की गुंजाइश होती है तो यहाँ पर वॉल्यूम्स ज़बरदस्त तरीके से आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आखिरी जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वीसीपी सेटअप है बेसिकली ये। तो आखिरी के वक्त में जब भी ब्रेकआउट के करीब होता है स्टॉक, तो कुछ इस तरह से ड्राइनेस वॉल्यूम में आपको देखने को मिलती है। तो वही आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है। यहाँ से अगर स्टॉक जो है अपने 435 के ऊपर ब्रेक कर देता है यहाँ से, तो देर इज़ अ चांस कि ये फिर से अपनी जो इस तरह की जर्नी होती है वो रिज्यूम कर सके। देन अगर हाँ, अब इसमें दोनों भी गुंजाइशें होती है। यहाँ से अगर ये ब्रेक होता है तो ऑब्वियसली ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में भी हो जा सकता है, और हो सकता है कि ये एक टॉप बन जाए इसका, और फिर यहाँ से डाउनवर्ड्स जर्नी मिंडा की शुरू हो जाए। तो दोनों भी गुंजाइशें हैं, हमें बस अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर है उसको सही तरह से प्लेस करके यहाँ से हमें अगर लॉस होता है तो लॉस को कट करना है, प्रॉफिट्स अगर होते हुए दिख रहे हैं तो बस ट्रेल करते जाना है। कहने में काफ़ी आसान बात है, लेकिन प्रैक्टिस से आप ज़रूर इसको सीख पाओगे। एस जी एस इज़ अनदर स्टॉक जो कि हमारे बाइंग पॉइंट से काफ़ी नज़दीक आ चुका है, और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जब भी ये कंसोलिडेशन से बाहर निकलता है तो इसका भी वही नेचर है कि ये वन साइड रैलीज़ जो है कुछ इस तरह की वो हमें देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं कि ये वाले कंसोलिडेशन से जब वो बाहर निकला इस रीजन से, तो किस तरह से उसने ये रैली अटेम्प्ट की थी। सिमिलरली अब यहाँ का जो कंसोलिडेशन है, अगर यहाँ से स्टॉक बाहर निकलता है तो हो सकता है, स्टॉक्स के नेचर होते हैं कि अगर वो उस नेचर को फॉलो कर रहे हैं तो एग्रेसिव नेचर अगर वो फॉलो करते हैं ब्रेकआउट से बाहर निकलने के बाद, तो देर इज़ अ चांस कि ये उनका जो नेचर है वो अगली बार भी रिपीट हो। अगर नहीं होता है रिपीट, नीचे आता है स्टॉक, तो ऑब्वियसली हमारा स्टॉप लॉस है जो कि हमें यहाँ से बाहर निकाल सकता है। नेक्स्ट इज़ क्रॉम्पटन ग्रीव्स। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स का ये जो सेटअप है बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको इसको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी चीज़ें हो रही है, और ये दिस कुड बी वन ऑफ द मोस्ट रिवॉर्डिंग सेटअप एट दिस टाइम। तो इसमें हो क्या रहा था कि ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था स्टॉक। आप देख सकते हैं कि ये पूरा डाउन ट्रेंड में था, लेकिन यहाँ पर जो प्रीवियस लो था इसका, उसको ब्रेक नहीं किया। प्रीवियस स्विंग लो को प्राइस ने ब्रेक नहीं किया और यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गई। यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस जो स्विंग हाई था, ये जो हायर हाई लोअर हाइज और लोअर लोज का जो सीरीज चल रहा था, उसके अंदर का जो लोअर हाई था उसको ब्रेक कर दिया था प्राइस ने यहाँ पर कहीं ना कहीं, और एक इंडिकेशन था ये कि अब यहाँ पर ट्रेंड जो है उसका चेंज हो रहा है। एनीवेज यहाँ पर जो था हमें स्टॉप लॉस लगाने के हिसाब से कोई बायबल पॉइंट, पिवोट पॉइंट इतना कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जो था वो यहाँ पर था। अगर आप इसको यहाँ पर देखो तो ये एक पिवोट पॉइंट था जहाँ से हम बाइंग कर सकते थे, बट जो प्राइस गैप अप होने की वजह से वो पॉइंट भी हमारा मिस हो गया। तो अब फिर से प्राइस जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक अपना जो अब तक का गेन है उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ से अगर 411 के ऊपर प्राइस जाती है तो देयर कुड बी चांसेस कि फिर से अपने अप ट्रेंड को जो है रिज्यूम करे। और 411 इसलिए बिकॉज यहाँ से हमें फिर एक थोड़ा सा रीजनेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अराउंड 7% के आसपास का जो रिस्क है हम इस पे ले सकते हैं। ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ कि जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में और जो मैं कर सकता हूँ उस स्टॉक को लेकर। मैं नहीं चाहता कि आप भी इसी तरह के डिसीजन को कॉपी करें, बट ये जो बैकग्राउंड में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है सेटअप को, रिवर्सल कैसे आ रहा है कैसे नहीं, तो ये आप प्लीज़ इसमें से सीखने की कोशिश करें, ना कि स्टॉक का नाम के ऊपर ज़्यादा गौर करें और उसको लेने की कोशिश करें। ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पे पूरी तरह से रिस्क मैनेजमेंट है।
करके फिर मैं जो फाइनल डिसीजन है वो लेता हूँ। तो इसमें मेरा लॉस भी होता है, मेरा प्रॉफिट भी होता है। जब मेरा लॉस होता है तो मैं एक्सेप्ट करके उसको जल्द से जल्द बुक करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी स्टॉप लॉस सेट रहता है, बाइंग करते वक्त ही स्टॉप लॉस सेट हो जाता है। तो इस वजह से मैं अगेन आपसे यही कहूँगा कि आप इसको कॉपी ना करें, बिकॉज मैं जो हूँ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च स्टॉक एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप अपने पैसे मेरे कहने पर खो दें। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्रेविटा। ग्रेविटा इंडिया में एक ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटअप बन रहा है। सिमिलरली जैसे मैंने कहा था स्टॉक का नेचर होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो अराउंड ये कब की बात है, 2022 में जो इसका सेटअप बना था, 50 डेज़ और 200 डेज़ की लाइन को इसने इंटरसेक्ट किया था, और उसके बाद जो है ऊपर की जर्नी अपनी शुरू की थी। ठीक है, उसके बाद कई सारे पिवोट पॉइंट्स यहाँ पर अब अपने को देखने मिलते हैं। तो ये ग्रेविटा का कुछ इस तरह का ये नेचर है। फिर से एक बार यहाँ पर जो है ग्रेविटा ने सेम सेटअप को रिपीट किया है। तो गुंजाइश है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है 1167 के ऊपर, तो पॉसिबली ये अपनी हिस्ट्री को फिर से रिपीट कर सकता है। हर बार ऑब्वियसली कि जो मार्केट कंडीशंस होती है वो डिफरेंट होती है, लेकिन अ, यही है कि आपको स्टॉक के नेचर को अगर आप समझ लोगे और उसके मूवमेंट को अगर आप समझ लोगे तो आपको ट्रैक करना आसान जाएगा। सिमिलरली आपका रिस्क मैनेजमेंट भी अगर आपके साथ है, तो फिर आप ऐसे मूव्स को एंटिसिपेट करके उसके हिसाब से अपने जो है डिसीजंस ले सकते हो। तो ये था ग्रेविटा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये जो सीरीज़ है हमारी ये अच्छी लग रही होगी। प्लीज़ कमेंट करके लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए, और बताइए अगर आपके कोई सजेशंस यहाँ पर है तो। शुक्रिया। शब बख़ैर।